क्लास 9th बायोलॉजी में अध्याय तीसरा है जीवों में विविधता के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 9 दी गई है। तो सबसे पहले देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक पहला, मोनेरा की विशेषताओं को हमें लिखना है। जो मोनेरा जगत है उसकी क्या विशेषताएं हैं उन जीवों की, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन सरल और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को सम्मिलित किया गया है। और इनमें देखिए इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जीवाणु के कई रूप जो होते हैं, जैसे एक जीवाणु है कोकाई जो गोल अवस्था में होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, अकेले ये समूह में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक और केंद्रिका और केंद्रीय झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। तो किस तरीके से हमें लिखना है विशेषताएं, आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमें ऐसे लिखना है, मोनेरा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले में क्या लिखना है, मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सरल यानी काफ़ी आसान तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को सम्मिलित किया गया है, जिनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, इस जगत में जीवाणु अनेक रूप में होते हैं। जैसे कोकाई गोल अवस्था में होता है, बेसिलस दंडाकार होता है, अस्पायरला जो है कामा की तरह दिखने वाली होती है, ये इनके शेप हैं। ये एक कोशिकीय तथा अलग समूह में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए क्या है, मोनेरा जगत में केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते इन जीवों में। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई। प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर आपको ये। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, शैवाल कवक से किस प्रकार भिन्न है, दोनों का एक एक उदाहरण हमें देना है। तो क्या समझ में आया, शैवाल और कवक में हमें अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहली बात, शैवाल किसे कहा जाता है, क्या आपने शैवाल को देखा है, क्या आपने कवक को देखा है। तो बारिश के मौसम में जो बरसात होते हैं छत्ते की तरह जो निकलता है वो कहलाता है कवक। ठीक है, जो छत्ते की तरह होता है वो कवक कहलाता है। और शैवाल देखिए पानी वाले स्थान जैसे कुआं हो गया, चापाकल हो गया, जहाँ पे पानी निरंतर हमेशा गिरते रहता है, तो वहाँ पे जो काई होता है, काई हम जिसे बोलते हैं, हरे हरे जो काई चित्त के वहाँ पे जमा हो जाता है, तो वो शैवाल कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों प्लांट हैं। तो दोनों में क्या विभिन्नता है और इसका उदाहरण भी हमें बताना है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे समझिए, शैवाल तथा कवक में भिन्नता यानी अंतर। शैवाल यानी अलगी और ये फंगी। शैवाल में पर्णहरित मौजूद होता है। ठीक है, तो शैवाल मैंने आपको बताया पानी वाले स्थान पे हरे रंग के जो चटके काई जमा हो जाती है वो शैवाल कहा जाता है। इसमें पर्णहरित यानी हरित लवक मौजूद होता है। कवक में पर्णहरित मौजूद नहीं होता। ठीक है, दूसरा, शैवाल अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है क्योंकि इसमें पर्णहरित होता है, ये स्वपोषी हैं। कवक अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, अतः ये क्या है, परपोषी, दूसरे पे डिपेंड है। तीसरे में देखिए, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा काइटिन एक प्रकार का पदार्थ है, इससे बना होता है। इसके बाद चौथा, ये प्रकाश तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि इस क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अंधेरे में तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, वाला भोजन हो जैसे रोटी है, ब्रेड हो गया, कई दिनों के बाद जब आप उस छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो सफ़ेद वहाँ पे चटके बन जाते हैं, वो कवक कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब एक उदाहरण देना है हमें, दोनों का एक एक उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे कवक का सबसे पहले उदाहरण देखिए, इसे कहा जाता है छत्ते की तरह। ये क्या है, इसे मशरूम कहा जाता है। ये क्या है, ये म्यूकर कहा जाता है। तो हमें दो ही का नाम लिखना है, कवक का, ये दोनों आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, शैवाल का उदाहरण। तो ये रहा शैवाल का एग्जाम्पल, कुछ शैवाल मोनस है। ठीक है, ए नंबर ये, और बी नंबर क्या है, अस्पाइरोगाइरा। ये दो शैवाल, हमें दो ही का नाम बताना है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्रिप्टोजेम्स एवं फेनरोजेम्स ये विभेद को समझाएं, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिप्टोजेम्स में देखिए वैसे प्लांट को रखा जाता है जिसमें पौधे बीज रहित होते हैं। उसमें क्या होता है, जो फल होता है उसमें बीज नहीं होते हैं। और फेनरोजेम्स में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें बीज युक्त होते हैं, उच्च कोटि के बीज होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, जड़ भी होते हैं, संवहन तंत्र भी होता है, इसमें सारे होते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते। तो कैसे हमें इसका आंसर करना है, अंतर स्पष्ट करना है, आइए करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे क्रिप्टोजेम्स और यहाँ पे फेनरोजेम्स। पहले में देखिए, इस पादप जगत में पौधे बीज रहित होते हैं, इसमें कोई भी बीज नहीं पाया जाता। जबकि फेनरोजेम्स में बात की जाए, इस पौधे के इस
पादप जगत में पौधे उच्च कोटि के बीज युक्त होते हैं। दूसरा देखिए, क्रिप्टोजेंस में वास्तविक जड़ तथा पत्ती नहीं होता है। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती इत्यादि नहीं होते। इसमें फेनोजेम्स की बात की जाए तो इसमें वास्तविक जड़ पत्ती मौजूद होते हैं, ठीक है, वास्तविक तौर पे। तीसरा अंतर क्या है, इस पौधे जो है ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन किए जाते हैं, यानी बीजाणु जनन के द्वारा ये क्या होते हैं, प्रजनन किए जाते हैं। इसमें बीज तो होता नहीं। इसमें पौधे में फूलों और बीजों के माध्यम से यानी परागण कराकर इसे प्रजनन किया जाता है, फूलों के माध्यम से भी और बीजों के माध्यम से भी। और इसके बाद चौथा अंतर, संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। संवहन तंत्र का मतलब जो खाद्य पदार्थ और जल का जो संवहन तंत्र होता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, यानी खाद्य पदार्थों को पूरे प्लांट में पहुंचाने के जो तंत्र होता है इसमें नहीं होता, इसमें पाया जाता है। फूल नहीं होते, इसमें फूल होते हैं। बीजयुक्त फल होता है, ठीक है, इसमें बीज नहीं होते। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षणों को लिखें। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं पहले। तो हमने अभी देखा पादप जगत में प्लांट को बीज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोजेम्स जिसमें बीज नहीं होते, फेनरोजेम्स जिसमें बीज होते हैं। लेकिन जो बीज होते हैं फेनरोजेम्स, इसके भी 2 विभाग हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म, इसमें फल अलग होता है, बीज अलग होते हैं, नंग अवस्था में बीज होते हैं। और इसमें एजियोस्पर्म, जिसमें फल के अंदर ही बीज होते हैं। तो हमें इसकी विशेषताएं बताना है, किसकी, फेनरोजेम्स के अंतर्गत जो पहला विभाग है जिम्नोस्पर्म की। तो आइए इसका हम विशेषता लिखते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले में लिखना है, इन पौधे के बीज फलों के भीतर नहीं बनते, इसलिए इससे बाहर फल कोई आवरण नहीं होता। यही कारण है ऐसे बीजों को नग्न बीजी भी कहा जाता है। फल अलग होते हैं, बीज अलग होते हैं, ठीक है। बीज आवरण से ढका नहीं होता, इसे अनावृति बीज भी कहा जाता है। दूसरा देखिए क्या है विशेषता, इनमें फूल का अभाव होता है, फूल नहीं होते। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार एवं काष्ठी होते हैं, यानी बहुवर्षीय मतलब होता है पूरे साल भर ये होते हैं। इन पौधे के जड़ें, तना और पत्तियों विकसित होती है। इन पौधे में जड़ें, तना तब पत्तियाँ विकसित होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो यही सारे आपको विशेषताएं लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद है 5वां प्रश्न देखिए, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो हमें इनकी आधार, जो विभाजन के आधार है वो बताना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये क्या होते हैं, ये किस तरीके के पौधे होते हैं। आइए इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए, एक बीजपत्री इसे कहा जाता है मोनोकोट और द्विबीजपत्री इसे कहा जाता है डिकोट, ठीक है। तो जिन पौधे में एक बीज पत्र होता है, आपने देखा होगा कोई बीज होता है जब उसको आप तोड़ेंगे तो 2 पत्र निकलेंगे, एक इस तरीके के और इस तरीके के। जैसे आप चना देख लीजिए, कोई भी दाल देख लीजिए, ठीक है। जब उसको आप जब तोड़ेंगे, उस बीज को आप अलग करेंगे तो 2 पत्र निकलेंगे, तो वो कहलाता है द्विबीजपत्री। इस तरीके से देखिए, ठीक है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, उसमें द्विबीज यानी उसको 2 भागों हम नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो मोनोकोट हो गया, यानी एक बीजपत्र हो गया, ठीक है। यानी बीजों का एक ऐसा पत्र जिसमें 2 पत्र शामिल हो वो द्विबीजपत्री यानी डिकोट कहलाता है। और ऐसे बीज जिसमें कोई एक बीजपत्र शामिल हो वो मोनोकोट कहलाता है। चावल, गेहूँ, गन्ना, इसमें हो जाएगा चना, कोई भी दाल हो गया, ठीक है, द्विबीजपत्री आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे। इसका विभाजन का मुख्य आधार है पत्रों की संख्या। यहाँ पे 2 बीजपत्र हैं, 1 और 2, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो कैसे इसका आंसर करना है हमें, आइए करते हैं। तो हमें ऐसे लिखना है, बीजपत्र की संख्या इन दोनों समूह के पौधों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना गया है। क्या माना गया है, बीजों की संख्या, अभी हमने देखा, तथा अन्य विभिन्नताएं भी हैं और अन्य आधारों पर भी इसे बांटा गया है। इस तरीके यहाँ पे एक बीजपत्र, यहाँ पे द्विबीजपत्र। देखिए इसमें क्या होगा, बीज केवल एक बीजपत्र शामिल होता है, जैसे गेहूँ, चावल और गन्ने का बीज। इसमें बीज के 2 बीजपत्र शामिल, जैसे सरसों, मटर, चना, ठीक है। तो इसमें 2 बीजपत्र शामिल होते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा, पत्तियों के आधार, यानी पत्तियों जो है वो समांतर विन्यास में ये पाया जाता है। ऐसे समांतर विन्यास से पत्तियाँ होती हैं, जबकि पत्तियाँ जालिकाव्रत होती है, समांतर ना होकर जालिकाव्रत इस तरीके की होती है, जैसे तैसे। अब इसमें तीसरा क्या है, संवहन बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो परिवहन तंत्र में जो परिवहन तंत्र का कार्य करते हैं, जाइलम फ्लोएम।
इसमें संवहन मंडल एक घेरे में पाए जाते हैं, इसमें बिखरे हुए और इसमें एक घेरे में। ठीक है, तो यही मुख्य अंतर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। कौन कौन की विशेषताएं होती है जंतु जगत की, आइए देखते हैं। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं, पहला विशेषताएं हैं ये बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक ये होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना है। दूसरा, जंतु परपोषी और विषमपोषी होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। तीसरा देखिए विशेषता क्या है, इनका शरीर द्विस्तरीय, ठीक है, और या त्रिस्तरीय, यानी 2 जनन स्तरीय और 3 जनन स्तरीय का ये भी होता है। ये विशेषताएं हो गई। ठीक है, जंतुओं में होता है। अब इसके बाद चौथा देखते हैं हम, जंतु जो है प्रयोग क्या है, चलयामी मात्र, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान वो आ जा सकते हैं। और पांचवा क्या है, इनका शरीर का आकार निम्नलिखित प्रकार का शेप का हो सकता है, यानी ये काट है, द्विपार्श्व सममित और अरेख सममित। ये क्या है, द्विपार्श्व सममित, इन जंतुओं के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। आधार से अगर काटा जाए, जैसे मछली मेढक, यहाँ से अगर काटा जाए आधार से बीचों बीच, तो ये 2 खंडों में समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे इसको हम ढक दें तो यही चीज़ यहाँ दिखाई पड़ेगी, इसको हम ढक दें तो यही चीज़ यहाँ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, द्विपार्श्व सममित। ये गुण होता है, क्या होता है, अरीय सममित होता है। तो अरीय सममित क्या है, इसमें जंतुओं को केंद्र के स्थान से अर्धव्यास पर एक अधिक भागों में बांटा जा सकता है, यानी केंद्र से हम करें, ठीक है, बीचों बीच, तो एक से ज़्यादा भागों में हम इसको बांट सकते हैं, और इसको हम सिर्फ 2 खंडों में ही बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये गुण होते हैं, और ये भी आपको लिखना है सी में। सातवां देखिए क्या है, वर्ग एफीविया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ये उभयचर क्यों होते हैं, जो विभाग है जंतुओं का विभाग एफीविया, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें जो जंतुएं पाई जाती हैं वो हमें उदाहरण सहित बताना है। और ये जो जीव होते हैं वो उभयचर क्यों कहलाते हैं वो भी बताना है कारण। तो ऐसे आपको करना है, वर्ग 2 एफीविया के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला ये आपको लिखना है, ये जल और स्थल दोनों में निवास करते, इसलिए जल स्थल या उभयचर कहा जाता है। और इसमें ये भी सवाल भी पूछा गया है कि उभयचर क्यों कहा जाता है, तो हम यही बात लिखेंगे। पहले आप विशेषता में ये लिखिए। दूसरा देखिए, ये अनियमित तापी या शीतरक्तीय जंतु होते हैं, इनका ताप जो है वो नियत नहीं रहता है, कम बेसी होते ही रहता है। इनकी त्वचा देह ग्रंथिमय होता है, यानी ये ग्रंथियाँ छोटी छोटी पाई जाती है, त्वचा पर सल्क नहीं होते हैं। श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़ों द्वारा होता है, अतः कंकाली अस्थि बना होता है, अतः कंकाल जो है अस्थि का बना होता है। ठीक है, और भी सारी ये विशेषताएं हैं, कम से कम आप 5-6 लिख लीजिए। ठीक है, और ये कारण भी बताना है कि ये उभयचर क्यों होते हैं, तो आपको कारण में यही बात लिखना है। और इसके साथ आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, तो देखिए मेढक, टोड, धातु, ये सारे आपको एग्जाम्पल में लिखना है। 8वां देखिए, वर्ग मेमेलिया जो जंतु जगत है, लक्षणों का हमें वर्णन करना है या विशेषता बताना है। इस वर्ग में कुछ जंतुओं के नाम भी हमें लिखना है। तो ऐसे करना है, वर्ग 5 स्तनी या मेमेलिया के लक्षण निम्नलिखित है। ये नियमित तापी होते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं, इनका ताप जो है टेम्परेचर नियत रहता है। त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। बाह्य कान जो है वो बाहरी स्तर पे होते हैं। स्तन पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण आपको लिखना है कंगारू, ये सारे जीव इसमें होते हैं। तो जंतुओं के नाम भी हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारे हैं। इसके बाद सेशन का आखिरी सवाल, वर्ग एविस की विशेषताओं का उल्लेख करना है। इनके शरीर का कौन सा अंग पंखों में रूपांतरित यानी बदल जाता है पंख के रूप में। तो कौन सा वर्ग है जंतु जगत का, एविस की विशेषता बताना है। तो ऐसे करना है, वर्ग 5 एविस की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के अंतर्गत पंछी आते हैं। क्या आते हैं, पंछी आते हैं। टेम्परेचर जो है वार्म ब्लड इसका जंतु है। ये नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापक्रम वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तन नहीं रहता, ये नियत रहते हैं। उड़नशील यानी ये उड़ने वाले होते हैं। पैर शरीर के परों से ढका रहता है। इनके अग्रपाद पंखों रूपांतरित हो जाता है। अब ये भी सवाल पूछा गया है, कौन सा अंग पंख में रूपांतरित बदल जाते हैं, तो अग्रपाद। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है। पहले विशेषता आप लिख लीजिए, ये सारे विशेषता आप लिखिए, और लास्ट में आपको ये बात लिखना है कि अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।